हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी का ये वीडियो भारत में राष्ट्रवाद नाम का जो चैप्टर है 10th क्लास हिस्ट्री का, ये उसका पार्ट 3 होने वाला है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद, यानी कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए जाने के बाद भारत के हालात क्या थे, भारत के लोग क्या सोच रहे थे, भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी वो क्या कर रही थी। ये सब कुछ हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारतीय लोग क्या सोच रहे थे जब उन्हें पता चला कि आंदोलन को वापस ले लिया गया है। तो जब लोगों को ये पता चला कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है तो पूरा देश दंग रह गया। खास करके वैसे युवा जिनका खून गर्म था, जो पूरे जोश और जुनून के साथ इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, उनको गहरा आघात लगा। उन युवाओं में से मैं कुछ के नाम लेता हूँ, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो उस टाइम पे युवा थे और पूरा बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने भी इस आंदोलन में जी जान लगा दिया था। तो उन लोगों को काफ़ी दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया है। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आंदोलन का वापस लिया जाना भारत का दुर्भाग्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि कांग्रेसी क्या कर रहे थे इस टाइम पे। तो कांग्रेस के जो नेता थे, उन्हें ये लगता था कि आंदोलन का वापस लिया जाना ही भारतीयों के हक में है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय लोग भी हिंसा करने लगे थे अंग्रेज़ों के जवाब में, वो देश के हित के लिए अच्छा नहीं था। तो अब आप लोग ये कहोगे तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के नहीं थे? तो इसका जवाब ये है कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी कांग्रेसी थे, लेकिन ये युवा थे, इसलिए इनकी बात को ज़्यादा तरजीह नहीं दिया जाता था। अब बात करते हैं वैसे लोगों की जो कि बूढ़े थे, जिनकी बात को तरजीह दिया जाता था, जिनकी बात की अहमियत थी, जिनकी चलती थी कांग्रेस पार्टी में। तो वैसे लोगों का ये मानना था कि हाँ भाई ठीक है, अच्छा ही हुआ कि आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो अब इस बात को लेकर के कांग्रेस में मतभेद हो गया, यानी कि कुछ लोगों का सोच अलग हो गया, कुछ लोगों का सोच अलग हो गया। कुछ लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम लोग जिस तरीके से अभी तक बढ़ते चले जा रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी देश के लिए अच्छा होगा हम लोग वो करते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनका ये कहना था कि ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाया है और उस कानून के जरिए ये कहा है कि आप लोग इलेक्शन लड़िए और इलेक्शन लड़ने के बाद अपने क्षेत्र से जीत करके आइए और फिर उस क्षेत्र का जो भी समस्या है वो हमारे सामने रखिए। अगर हमें लगा कि हाँ भाई वो समस्या सच में समस्या है तो हम लोग उसका समाधान करेंगे। अब आप लोग कहोगे कि सर उस ज़माने में इलेक्शन कहाँ से? तो उसका जवाब ये है कि उस ज़माने में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था और ये कहा था कि भारतीय लोग अपने क्षेत्र से इलेक्शन लड़ें और लड़ने के बाद वो लोग जीत करके हमारे पास आएँ और हमसे कहें कि मेरे क्षेत्र का विकास करवाइए या तो मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, उस समस्या को सुलझाइए। यानी कि नेता तो वो रहेंगे लेकिन सरकार अभी भी ब्रिटिश लोगों का ही चलेगा, यानी कि अंग्रेज़ों का ही चलेगा। तो कुछ लोग ये चाहते थे कि हम लोग ये वाला इलेक्शन लड़ें और कुछ लोगों का ये मानना था कि हम लोग ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये सिर्फ अंग्रेज़ों की चाल है। तो जो ये मानते थे कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, उनमें चित्तरंजन दास जी थे, उनमें मोतीलाल नेहरू जी थे, और जिनका ये मानना था कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता थे। तो इनका जो पलड़ा था वो थोड़ा सा भारी था, यानी कि जो ये चाहते थे कि इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए वो कांग्रेस में थोड़े भारी थे और जो ये चाहते थे कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए वो कांग्रेस में थोड़े से हल्के थे। लेकिन मतभेद तो दोनों में हो गया था। अब बात करते हैं 1922 ईस्वी की। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है गया। गया शहर भी है। उसी शहर में कांग्रेस का सालाना अधिवेशन होना था। अधिवेशन किसे कहते हैं? मीटिंग को कहते हैं। सालाना मीटिंग होता था कांग्रेस का, कांग्रेसी नेता उसमें आते थे। अगले साल वो क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इस बात पे चर्चा होती थी और जो भी देश के हित में होता था उस पर सहमति बन जाती थी और निर्णय ले लिया जाता था कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये सम्मेलन जो 1922 ईस्वी का था वो गया में होना था और इस सम्मेलन में जो कांग्रेस का दो दल बन चुका था वो दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। कोई ये नहीं चाहता था कि हम आपका बात माने। तो भाई ये हुआ कि कांग्रेस दो हिस्से में बट गई। इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास जी। उन्होंने कहा कि आज से हम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, हम त्याग पत्र देते हैं। और गुस्से में वो क्या किए, कांग्रेस के अंदर ही एक और पार्टी बना दिए, उसका नाम रखा स्वराज पार्टी।
1923 ईस्वी में ये घटना घटा था, आप लोग याद रखिएगा इसको। और ये पार्टी जो थी वो इलेक्शन में भाग ली और भाग लेने के बाद काफ़ी अच्छा की, मतलब इसके काफ़ी नेता चुन करके आए, उस इलेक्शन में काफ़ी नेता जीत गए थे। लेकिन हुआ ये कि 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई और फिर ये पार्टी धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ गया और कुछ समय के बाद जो इनके नेता थे वो फिर से कांग्रेसी हो गए। तो ये था कि कांग्रेस के लोग किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, यानी कि उस ज़माने में जो भारत की राजनीति थी वो एकदम से अशांत हो गई थी। और वो तो हम लोग देख ही लिए थे कि किस तरीके से जो युवा वर्ग था वो गर्म था एकदम से, उनका ये मानना था कि हमें भाई खून खराबा करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत की राजनीति जो थी एकदम अस्थिर थी, कुछ कहा नहीं जा सकता था कि अगला कदम क्या होगा भारतीय राजनीति का। इन्हीं सब के दरमियान दो घटना बड़ा महत्वपूर्ण घटा। पहला ये कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई, यानी कि लोगों के पास पैसे की कमी होने लगी। भारत में भी ये चीज़ हुआ। 1926 ईस्वी से ये घटना स्टार्ट हुआ था जब कृषि संबंधित वस्तुओं के मूल्य घटने स्टार्ट हो गए, यानी कि जो ज़मीन से उपजाया जाने वाला सामान होता था, जो अनाज होता था, उसका मूल्य धीरे धीरे घटने लगा। 1930 ईस्वी में तो ये हुआ कि लोग अनाज खरीदने को तैयार नहीं थे। किसान लोग अपना अनाज लेके जाता था बाज़ार में और उसका कोई ख़रीदार नहीं मिलता था, वो लोग अनाज को वापस ले आता था। तो इससे नुकसान क्या हो रहा था? नुकसान ये हो रहा था कि इनके पास नगद पैसे नहीं आ रहे थे और फिर ये लोग लगान नहीं चुका पा रहे थे। तो किसानों में एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी गुस्सा था और वे लोग काफ़ी परेशान भी थे कि हम लोग करें तो क्या करें। दूसरा घटना ये घटा कि अंग्रेजी सरकार ने एक फ़ैसला लिया। फ़ैसला कुछ ये लिया कि भारत के लोग किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से पॉलिटिक्स करें, ये सिखाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बनाया और इस कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए साइमन। अब इस कमेटी का काम ये था कि ये लोग भारत आएँ और आ करके यहाँ के पॉलिटिक्स को देखें, यहाँ के लोगों को देखें और फिर भारतीय नेताओं को ये बताएं कि किस तरीके से राजनीति करना है। और भाई ये बताएंगे कैसे, किस लिए बताएंगे? अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए बताएंगे या भारतीयों के फ़ायदे के लिए बताएंगे? तो अंग्रेज़ों का ये कहना था कि भारतीयों के फ़ायदे के लिए हमने इस कमीशन का गठन किया है। अब देखो यहाँ पे हुआ ये कि इस कमेटी में टोटल 7 लोग थे, सातों के साथ अंग्रेज थे। अब बताओ कोई भी अंग्रेज भारतीयों का फ़ायदा क्यों चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। तो भारतीय लोगों को जब ये पता चला कि भाई कुछ लोग आ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि हमें पॉलिटिक्स कैसे करना है, और वे लोग हैं कौन? तो सारे के सारे अंग्रेज हैं। तो इन लोगों को ये लगा कि हम उनकी बात क्यों माने, वो हमारे भले के लिए थोड़े ना बोलेंगे, वो तो अंग्रेज हैं, अपना फ़ायदा सोचेंगे। तो इन्होंने इस कमीशन का विरोध किया। तो भाई इस कमीशन के विरोध को देखते हुए, आर्थिक मंदी को देखते हुए हम लोग कह सकते थे कि भारत की राजनीति अशांत थी। अब बात करते हैं गांधी जी की। गांधी जी क्या कर रहे थे? वो तो हमारे मेन हीरो हैं। तो गांधी जी जेल में थे। 1924 ईस्वी में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद वो पॉलिटिक्स में नहीं आए। उन्होंने समाज सेवा पे ध्यान दिया। जो छुआछूत नाम का जो उस टाइम पे बीमारी था उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। सामाजिक बुराइयां जो और भी व्याप्त थी उनको भी दूर करना चाह रहे थे वो। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो राजनीति से कुछ समय के लिए दूर हो गए थे। तो इन्हीं सब बातों को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। तो आइए अब थोड़ा सा बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि असहयोग आंदोलन के बाद क्या। तो हुआ ये कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जैसा कि मैंने बताया। ये क्यों हुआ ये भी बताया। 1923 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। युवा नेता क्या चाहते थे उस टाइम पे? तो युवा नेता ये चाहते थे कि खून खराबा हो। ये युवा नेता कौन थे भाई? तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे। इसके बाद अभी मैंने बताया कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, जिसके कारण किसान के जो सामान थे उनके मूल्य दिन ब दिन घटते चले जा रहे थे और इनके सामानों का कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, जिस वजह से ये लोग परेशान थे। उसके बाद मैंने अभी बताया कि साइमन कमीशन का गठन किया गया। इसमें टोटल 7 लोग थे। 1927 में इसका गठन किया गया और ये लोग 3 फरवरी 1928 को बम्बई आए। मुंबई नहीं, उस ज़माने में बम्बई कहा जाता था। तो इसका स्वागत कैसे किया गया? तो भारतीय लोगों ने काला कपड़ा दिखाया इन्हें। काला कपड़ा क्या होता है? तो किसी को बेइज्जत करने का एक सीधा साधा तरीका है कि आप उसे काला कपड़ा दिखाएं। इससे ये होता है ना कि सामने वाले को ये लगता है कि हम जो काम करने के लिए आए हैं वो अच्छा काम नहीं है। तो उनको काला कपड़ा दिखाया गया, नारे लगाए गए, साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ, इस तरीके के नारे लगाए गए। तो उस ज़माने में जो लॉर्ड था उसका नाम था इरविन, यानी कि लॉर्ड इरविन।
इरविन। जब उसे पता चला कि भारतीय लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग खुद से डिसाइड करो कि भारत की राजनीति कैसी होनी चाहिए तो तुम लोग भाई एक संविधान बना के दिखाओ। अगर वो संविधान भारत के सभी लोग मान लेते हैं तो हम भी मान लेंगे और वो संविधान लागू कर देंगे। जिस तरीके से तुम लोग कहते हो उसी तरीके से तुम्हारा देश चलेगा। तो इसके जवाब में कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और उन्हें ये टास्क दिया गया उस समिति को कि आप एक ऐसा संविधान बनाएं जो सभी भारतीय मान लें। यही चैलेंज था ना लॉर्ड इरविन का कि तुम लोग भाई एक ऐसा कानून बना के दिखाओ जो कि सभी भारतीय मान लें। अब ऐसा लॉर्ड इरविन ने क्यों कहा था, तो वो इसलिए कहा था क्योंकि भारतीय जो समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था। कुछ लोग खुद को हिंदू मानते थे, कुछ लोग खुद को मुस्लिम मानते थे, कुछ लोग खुद को ऊंचे वर्ण का मानते थे, कुछ लोग खुद को निचले वर्ण का मानते थे, है ना। कोई ऊंची जाति का था, कोई नीची जाति का था, सभी के अलग अलग मसले थे। तो ऐसा कानून बनाना बड़ा मुश्किल था जिसमें कि सभी वर्गों का फ़ायदा हो। नेहरू जी को ये काम सौंपा गया, काम मुश्किल था लेकिन फिर भी उन्होंने इस काम को किया और अपनी रिपोर्ट सौंपी अंग्रेज़ों के सामने। उसी रिपोर्ट को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो उस नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया, कुछ मांगे रखी अंग्रेज़ों के सामने और कहा कि अगर आप लोग ये मांग मान लेते हो तो हम लोग कोई आंदोलन वगैरह नहीं करेंगे, आप जिस तरीके से कहोगे उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। मांग क्या था, जो पहला मांग था वो ये था कि औपनिवेशिक स्वराज दिया जाए। औपनिवेशिक स्वराज का मतलब क्या होता है, यानी अंग्रेजों से ये कहा गया कि आप लोग हमारे ऊपर जो कब्जा किए बैठे हो, ठीक है आप लोग कब्जा करके रहो, लेकिन भारत में भारतीय लोगों पे जो कानून चलेगा ना वो मेरा चलेगा। यानी कि भारतीय लोग भारतीयों के लिए कानून बनाएंगे, ये नहीं है कि अंग्रेज लोग भारतीयों के लिए कानून बनाएं। हाँ, आपको लगान चाहिए, आपको लगान हम लोग देंगे, लेकिन कानून आप लोग नहीं बनाओगे, कानून मेरा चलेगा, ऐसा भारतीयों ने कहा, ठीक है। दूसरी मांग क्या रखी उन्होंने ये कहा कि विदेशी मामला और सुरक्षा का मामला आप लोग देखिए, इसके अलावा जितना भी मामला है भारत का वो हम लोग देखेंगे, यानी कि भारतीय लोग देखेंगे। तीसरा ये कहा कि भारतीय लोगों को विचार अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए, यानी कि जो भी भारतीय लोग सोचते हैं वो वे लोग बोल सकें, ऐसा अधिकार दिया जाए। ऐसा मांग क्यों मांगा गया भाई, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा कानून बना रखा था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही है, ठीक है। तो ये वाला कानून को ख़त्म करने के लिए कहा गया। इस बात का क्या मतलब था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, तो ऐसा था कि उस ज़माने में जो वोट पड़ता था, या तो ये कह सकते हैं कि नेता जो उठता था इलेक्शन लड़ने के लिए, वो मुसलमानों में से जो नेता उठा उसको वोट कौन करेगा, सिर्फ मुस्लिम करेगा, कोई हिंदू वोट नहीं कर सकता। या तो जो हिंदू नेता उठा है उसको वोट कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ हिंदू करेगा, कोई मुस्लिम नहीं कर सकता। यानी धर्म के आधार पर नेता चुना जाता था। लोगों ने कहा कि ये वाला बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, समाज दो हिस्सों में बट रहा था। तो जब ये रिपोर्ट तैयार हुआ और भारतीयों के सामने रखा गया तो सबसे पहले भारतीयों ने ही इस रिपोर्ट को नकार दिया। नकारने वाले कौन थे, तो जो पिछड़ा वर्ग के लोग थे उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि भाई इसमें हमारे फ़ायदे के लिए कहाँ कुछ है। जो मुस्लिम थे उन्होंने भी इस रिपोर्ट को नकार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें हमारे फ़ायदे के लिए भी कुछ नहीं है, इस तरीके से तो हम लोग पीछे चले जाएंगे। तो जैसा कि लॉर्ड इरविन ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। ऐसा कोई संविधान नहीं बन सका जिसे पूरा का पूरा भारतीय मान सकें, ठीक है। तो ये सारे हालात थे जिसके वजह से जो देश का राजनीति था वो क्या हो रहा था, डमाडोल था। धीरे धीरे देश क्या था, आगे बढ़ रहा था। और युवा वर्ग तो हम लोग देख ही रहे हैं कि वो गर्म था, वो चाह रहा था कि हम लोग लड़ाई लड़ें। धीरे धीरे समय चलता गया, बढ़ता गया। हुआ ये कि समय आ गया 1929 का। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होना था और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। वो अध्यक्ष थे इस अधिवेशन का। उन्होंने इस अधिवेशन में कहा कि ये हम लोग क्या अंग्रेज़ों से मांग रहे हैं कि हम लोग औपनिवेशिक ये मांग रहे हैं कि तुम लोग यहीं रहो और हम लोग तुम्हारी छत्र छाया में भारतीयों पर राज करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्यों ना ये मांगे कि अंग्रेज़ तुम लोग वापस जाओ, देश हमारा है, हम राज करेंगे, तुम यहाँ क्यों रहोगे। यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने उठाया 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। लोगों को पसंद भी आया। कुछ लोग थे जिन्होंने नानुकुर किया, लेकिन अंत में उन्होंने भी इस बात को माना कि हाँ भाई पूर्ण स्वराज होना चाहिए। आखिर अगर ये देश हमारा है तो इस पे राज भी हमारा होना चाहिए। अंग्रेज कौन होता है जो यहाँ राज करेगा। इस तरीके से नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का मांग उठाया और कांग्रेस ने उसे क्या किया, अपनी स्वीकृति दे दी कि हाँ हम लोग भी आपके साथ हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है कि 31 अक्टूबर 1929 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेटस का
ये किया था, वादा किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस बना देंगे। लॉर्ड इरविन ने क्यों वादा किया था ये भाई? क्योंकि भारत की जो राजनीति थी वो अस्थिर थी, भारतीय युवा लड़ना चाह रहे थे। लॉर्ड इरविन को डर था कि कहीं भारतीय युवा फिर से न लड़ने लगे, तो हालात को देखते हुए उसने कहा कि ठीक है, तुमने जो ये कहा है ना भाई कि औपनिवेशिक स्वराज दीजिए, तो हम लोग देंगे। लॉर्ड इरविन ने यह कहा था 31 अक्टूबर 1929 को, लेकिन कब देंगे ये नहीं बताया था। तो जो भारतीय युवा था वो गुस्से में था कि भाई तुम कब दोगे ये चीज़। तो उसके बाद जैसा कि अभी मैंने बताया कि दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन होना था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो बात बोला है लॉर्ड इरविन, उसकी बातों में मत फंसो, वो सिर्फ हम लोगों को बहलाना चाहता है। हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि तुम लोग अब यहाँ से जाओ, देश हमारा है, हम राज करेंगे। कांग्रेसियों ने भी कहा कि ठीक है, हम लोग पूर्ण स्वराज का ही मांग करेंगे। और इसी में मतलब कि इसी अधिवेशन में एक और फैसला लिया गया। वो ये फैसला लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और हर साल 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये फैसला लिया गया इसी अधिवेशन में। और फिर इसके बाद 31 दिसंबर के रात को, मध्य रात्रि को, रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और एक जोशीला भाषण दिया जिसमें पूरे देश को संबोधित किए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ भाई? ये हुआ कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस जो इंडिया में मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन पहले क्या था भाई कि 26 जनवरी को मनाया जाता था। ओके, अब क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? तो जैसा कि रिस्पॉन्स आना चाहिए था पूरे देश से, वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं। मतलब कि पूरा लोग जुड़ नहीं पाया जितना जुड़ना चाहिए था इससे। मतलब ये जो समारोह रखा गया था स्वतंत्रता दिवस का, उससे। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा और बाकी के कांग्रेसियों को भी लगा कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा देश आज़ाद हो तो पहले पूरा देश को इकट्ठा करना पड़ेगा। यानी कि फिर से एक आंदोलन की ज़रूरत थी जिससे कि पूरा देश क्या हो जाए? इकट्ठा हो जाए। समाज का जो सब वर्ग अलग होया हुआ था, मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है, ऊंचा जात अलग है, नीचा जात अलग है, इन सबको एक साथ लाने का ज़रूरत था। और ऐसा काम कौन कर सकता था? सिर्फ एक आदमी। और वो आदमी कौन है? हमारा मेन हीरो महात्मा गांधी जी। उनको याद किया गया, उन्हें कहा गया कि आप भाई आएँ, आप कब तक राजनीति से दूर रहिएगा, आप आइए और देश को एक कीजिए। गांधी जी ने भी ज़रूरत को समझा। उन्हें लगा कि हाँ, देश को एक करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग एक आंदोलन करेंगे। और वो आंदोलन का नाम उन्होंने रखा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में उन्होंने ये कहा कि हम लोग ये करेंगे कि ब्रिटिश सरकार जितना भी कानून बनाया है, एक एक करके हम लोग उसको तोड़ेंगे और इज्जत से तोड़ेंगे। ये नहीं कि डरा धमका करके कि हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। ये कहेंगे कि देखिए आपका कानून ख़राब है, हम कैसे जिएं, है ना। इज्जत से हर कानून को तोड़ेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, बल्कि इज्जत से कानून को तोड़ते चले जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारा का सारा जो घटना था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आधार था। इन्हीं सब कारणों से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड में और हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा, देश को उससे क्या फ़ायदा हुआ। आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कांग्रेसी नेताओं के कहने पर एक बार फिर से गांधी जी ने एक आंदोलन करने के लिए हाँ कह दिया और उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। जैसा कि इस आंदोलन का नाम है सविनय, स का मतलब होता है हाँ, विनय का मतलब होता है कि किसी के सामने मतलब रंगदारी से नहीं बल्कि विनती के साथ। ठीक है, हम लोग एक अवज्ञा आंदोलन करेंगे। अवज्ञा का मतलब क्या होता है? किसी की बात को न मानना। तो उन्होंने लोगों से कहा कि हम लोग अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए जो कानून है उस कानून को तोड़ेंगे, लेकिन विनती के साथ, अपनी ज़रूरत को बताते हुए कि देखिए आपने ये कानून बनाया है, हमें इससे बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे, है ना। रंगदारी नहीं करना है, खून खराबा नहीं करना है, बल्कि हम लोग विनती के साथ उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को एक एक करके तोड़ेंगे। तो सवाल ये उठा कि आंदोलन की शुरुआत कैसे की जाए, कौन सा कानून तोड़ा जाए। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा पकड़ा जाए जिससे कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी जाति के, धर्म के, ऊंचा नीचा जितना भी लोग है, सबको परेशानी हो। तो ऐसा गांधी जी को एक चीज़ नज़र आया, वो था नमक। नमक बनाने पे अंग्रेजी सरकारों ने पाबंदी लगा रखी थी। उनका ये कहना था कि नमक अगर कोई बनाता है तो समझो कि वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करता है, फिर उसे सज़ा मिलता था जिसने भी नमक
नमक बना लिया। अब आप लोग कहोगे नमक बनाने का क्या मतलब है सर, बड़ा आसान होता है क्या नमक बनाना? तो बिल्कुल आसान होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन अंग्रेजी सरकारों ने उस पर कर लगा रखा था कि जो भी नमक बनाएगा उसको इतना हमको जुर्माना देना पड़ेगा, तब भाई वो नमक बना सकता है। तो नमक बनाता कौन था? तो सिर्फ अंग्रेजी कंपनियां नमक बनाती थीं और वो फिर महंगे महंगे दामों पर बेचती थी। गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजी सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं उनमें से सबसे बुरा कानून यही है कि उसने नमक बनाने पे पाबंदी लगा रखी है। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम इसी कानून को तोड़ेंगे। तोड़ा कहाँ पे जाए? तो उन्होंने तोड़ने के लिए गुजरात में एक दांडी नाम का स्थान है, उस स्थान को चुना कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे, समुंदर के किनारे वो स्थान है, वहाँ जाएंगे, समुंदर के पानी से हम लोग नमक बनाएंगे। तो गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा कानून तोड़ना है, गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें वो कानून कहाँ तोड़ना है। तो जब गांधी जी ने इन दो चीज़ों के बारे में निर्णय ले लिया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अंग्रेजी सरकार को भी एक मौका दे दिया जाए, या तो ये कहें कि उनकी नीयत क्या है ये थोड़ा सा देख लिया जाए। तो गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड इरविन के पास। लेटर नहीं बल्कि हम उसे धमकी कह सकते हैं, और उस लेटर में उन्होंने अपने 11 मांगों को रखा। उन्होंने उन मांगों के बारे में कहा कि अगर आप हमारी मांगें इतने टाइम तक नहीं मानते हैं, मतलब उन्होंने एक टाइम दे दिया कि अगर यहाँ तक आप नहीं मानोगे इस दिन तक तो हम लोग आंदोलन आरंभ कर देंगे। मांग क्या था? सबसे पहला मांग ये था कि आपने जो नमक कानून बना रखा है इसको समाप्त कीजिए, हम लोग नमक पे कोई कर नहीं देने वाले हैं। दूसरा मांग ये था कि जो लगान लगाया गया है बाकी अन्य वस्तुओं पर वो लगान आधा कर दिया जाए। तीसरा मांग ये था कि भाई जो नशीली वस्तुएँ बिकती हैं उन पे पाबंदी लगा दिया जाए, ये नशीली चीज़ें यहाँ पे नहीं बिकना चाहिए। ऐसा करके टोटल 11 मांग उन्होंने रखा था। तो जब लॉर्ड इरविन को गांधी जी की ये चिट्ठी मिली तो उसने गांधी जी की मांगों पे ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, तो गांधी जी आंदोलन करने के लिए बाध्य हो गए। उन्होंने क्या किया? अपने 78 साथियों को अपने साथ लिया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने आश्रम यानी कि साबरमती से दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। यही यात्रा दांडी यात्रा भी कहलाती है। साबरमती से दांडी का जो दूरी है वो 240 मील है। इतना लंबा दूर गांधी जी को जाना था। गांधी जी डेली 10 मील चलते थे, और जहाँ पे वो रुकते थे लोगों को जब पता चलता था कि गांधी जी आज यहाँ पे रुक रहे हैं तो लोग आते थे उनको सुनने के लिए, और गांधी जी चाहते भी यही थे। इसीलिए उन्होंने इतना लंबा रास्ता चुना था, इतना दूर जाने का चुना था कि लोग रास्ते में मिलते जाएंगे और हम लोगों को अपने जो ये आंदोलन है उसके बारे में बताते चलेंगे। आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ाना है ये भी बताएंगे, इस आंदोलन में करना क्या है वो भी बताएंगे। ये सब कुछ गांधी जी ने पहले से ही प्लान कर रखा था, इसीलिए उन्होंने इतना लंबा दूर चुना था। और डेली 10 मील चलते थे। धीरे धीरे 78 आदमियों के साथ तो ये निकले थे, लेकिन धीरे धीरे आदमियों का एक हुजूम बन गया। गांधी जी के पीछे पीछे लोग चलने लगे। तकरीबन 24 दिन लगा गांधी जी को वहाँ पहुँचने में, दांडी पहुँचने में। आखिरकार 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुँचे, और 6 अप्रैल को उन्होंने समुंदर के पानी को उबाल कर नमक बनाया, और इस तरीके से नमक कानून उन्होंने भंग कर दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि नमक कानून के भंग होते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ? तो जब लोगों को पता चला कि गांधी जी फिर से आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने नमक कानून को भंग कर दिया, तो ये खबर बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई। देश के कई हिस्सों में नमक कानून को भंग किया गया। उन्होंने भी क्या किया भाई, अलग अलग जगहों पे लोगों ने नमक बनाए और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेना स्टार्ट कर दिया। जब बात आया विरोध करने का तो लोगों ने अंग्रेजी सामानों को भी जलाना स्टार्ट कर दिया, उनके सामान खरीदने बंद कर दिए। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग किसे कहते हैं? मतलब कि उसके सामने लोग खड़े हो जाते थे, जो खरीदने वाले आते थे उनको बोलते थे कि भाई शराब मत पियो, ख़राब चीज़ है, और उनको भगा देते थे। तो इस तरीके से सारा काम किया जाने लगा। अंग्रेज़ों को नुकसान होना एक बार फिर से स्टार्ट हो गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया इसके जवाब में? तो इसके जवाब में अंग्रेज़ों ने फिर से वही किया जो वो करते आ रहा था, यानी कि डंडे का सहारा लिया। उन्होंने बेरहमी से लोगों को मारना स्टार्ट किया। जहाँ भी आंदोलनकारी उसे मिलते थे वो बेरहमी से मारता था। ना वो बूढ़ा देखता था, ना बच्चा देखता था, ना औरत देखता था, सबको मारता था। और तकरीबन 1 लाख लोगों को अंग्रेज़ों ने जेल में डाल दिया और उन्हें तरह तरह से यातना देने लगे। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ने का निर्णय लिया था गांधी जी ने इस आंदोलन को स्टार्ट करने के लिए। सरकार से समझौता का भी प्रयास किया और 11 सूत्री मांगों को उसके सामने रखा, जिसे सरकार ने क्या किया भाई, माना नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, दांडी यात्रा करने का निर्णय ले लिया। 12 मार्च को, जो कि 1930 का साल
था, 78 साथियों के साथ वो निकले और साबरमती आश्रम से दांडी के लिए सफ़र स्टार्ट कर दिया। ये जो साबरमती से दांडी का जो दूरी है वो तकरीबन 240 मील है। 10 मील डेली चलते थे तो 24 दिन लगा उनको वहाँ पहुँचने में। 5 अप्रैल को वहाँ पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक बना करके जो नमक कानून है उसको क्या किया, भंग कर दिया। आंदोलन की प्रगति के बारे में बताया कि जब लोगों को पता चला कि गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश में बिजली की तरह खबर फैल गई। देश के अलग अलग हिस्से में लोगों ने नमक बनाया और इस कानून को तोड़ दिया। ना सिर्फ नमक कानून तोड़ा बल्कि और भी कानूनों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी। जो लोग जंगल के किनारे रहते थे उन पे अंग्रेजों ने ये प्रतिबंध लगा रखा था कि वो जंगल में नहीं जाएंगे, ना तो लकड़ी काटने जाएंगे ना ही चारा लाने जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे रिजर्व कर दिया था। उन लोगों ने जंगल में जाना प्रारंभ कर दिया, मिलों में हड़तालें होने लगी, हर जगह से आंदोलन की खबरें आने लगी। अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा, उसको परेशानी भी होने लगी क्योंकि आर्थिक नुकसान एक बार फिर से होने लगा था। पैसे का नुकसान वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और यही नुकसान उसको सबसे ज़्यादा हो रहा था, पैसे का नुकसान। अंग्रेजों ने डंडे का सहारा लिया और फिर से लोगों को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। और हद तब हुआ जब अप्रैल 1930 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाल दिया गया। ये गांधी जी के बहुत विश्वसनीय साथी थे, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इनको जेल में डाल दिया गया। जब लोगों को पता चला कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाल दिया गया है तो जो भारतीय लोग थे वो एकदम से भड़क उठे। उन्होंने भी सरकारी गाड़ियों को या जो सरकारी इमारतें थी उनको निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया। उनमें आगजनी तोड़ फोड़ होना स्टार्ट हो गया। अंग्रेज़ों ने भी अपने काम को आगे बढ़ाया, लोगों को मारना पीटना स्टार्ट किया। तकरीबन 1 लाख लोगों को जेल में डाल दिया। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाला गया उसके 1 महीने के बाद गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया। लोग थोड़े और पागल हो गए, उन्होंने और तोड़ फोड़ मचाई। तो एक बार फिर से हिंसा का क्या हो गया था, समावेश हो गया था इस आंदोलन में। और गांधी जी का कहना था कि हम जब भी आंदोलन करेंगे तो उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी फिर से दुखी हो गए और उन्होंने 5 मार्च 1931 ईस्वी को ये आंदोलन वापस ले लिया और लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया कि भाई आप और हम दोनों मिल करके बैठ करके जो भी हमारा मसला है उसको सुलझाएंगे। गांधी जी 11 मांग रखे थे, लॉर्ड इरविन नहीं माना था, इसीलिए आंदोलन हुआ था। लॉर्ड इरविन को भी नुकसान हो रहा था और इधर भारतीय लोगों का भी नुकसान हो रहा था। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना आपस में बैठ करके थोड़ा सा ये देख लिया जाए, क्योंकि अंग्रेजी सरकार भी बहुत कमज़ोर हो गई थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा गांधी जी को कि ऐसा है कि आप लंदन जाइए, वहाँ एक सम्मेलन होना है, हमारे आदमियों के साथ बैठ करके आप वहाँ पर अपना जो भी मांग है उसके सामने रखिए। अगर हमारे आदमियों को लगेगा कि हाँ आपकी मांग सही है तो भाई ठीक है, आपकी मांगें मान ली जाएंगी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है और इस तरीके से ये आंदोलन वापस ले लिया गया। और 1931 ईस्वी में गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो कहाँ चले गए, लंदन चले गए। ये गोल मेज क्या होता है भाई, तो इस तरीके का एक मेज होता है, इसके चारों तरफ कुर्सियां लगी होती हैं और हर एक कुर्सी पे क्या होता है, आदमी बैठा होता है। गोल बनाने का फायदा ये है कि हर आदमी एक दूसरे का मुंह देख सकता है, इसीलिए गोल मेज बनाया गया था और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। जब गांधी जी लंदन गए और इस सम्मेलन में भाग लिया तो वार्ता असफल रहा, यानी जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ नहीं। गांधी जी वापस लौटे। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का तो पूरा माहौल ही चेंज है। अंग्रेजों ने नए सिरे से मारना पीटना स्टार्ट कर दिया है, दमन करने का नया नया तरीका निकाला है। खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जेल में हैं और भी लोग परेशान हैं। जब गांधी जी ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई आंदोलन किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि हालात गंभीर थे। लेकिन फिर भी आशंकाओं के बीच गांधी जी ने फिर से आंदोलन को स्टार्ट किया, लेकिन इस बार वो वाला जोश नहीं था जो पहली बार में था। तो धीरे धीरे ये आंदोलन मंद पड़ते गया और हालात ये हुआ कि 1934 ईस्वी तक जाते जाते ये जो आंदोलन है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस आंदोलन को लोगों ने लिया कैसे था, अलग अलग तबके के लोगों ने किस तरीके से इसमें भाग लिया था, कौन से लोगों ने भाग लिया था, कौन से लोगों ने भाग नहीं लिया था, अगर नहीं लिया था तो क्यों नहीं लिया था, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे और हमारा वीडियो वहीं पे समाप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देशवासियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस तरीके से लिया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसानों की, कि गांव के लोग खास करके जो किसान थे उन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन को लिया था। तो गांव के जो संपन्न किसान थे, जैसे कि बात करें गुजरात का तो गुजरात में पाटीदार समाज के जो लोग थे, बात करें उत्तर प्रदेश का तो जो जाट समाज के लोग थे, इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था इस आंदोलन में। क्यों भाई, क्योंकि इनकी जो नगद आमदनी थी ना वो बंद हो गई थी, क्योंकि इनके अनाज बाज़ारों में बिक नहीं रहे थे, ये परेशान थे,
लगान चुकाने में असमर्थ थे, इसीलिए इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। ना सिर्फ इन्होंने खुद हिस्सा लिया था, बल्कि जो हिस्सा नहीं लेना चाहते थे उनको भी ज़बरदस्ती कह रहे थे कि तुम इस आंदोलन में हिस्सा लो। इस तरीके से इन्होंने इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग लड़ क्यों रहे थे? तो ये लोग लड़ रहे थे भारी लगान के खिलाफ। इनके लिए ये जो लड़ाई थी वो भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। इसके अलावा ये किसान और भी एक चीज़ के लिए लड़ रहे थे। जैसे गांव में जो गरीब किसान होता था ना, वो क्या करता था, जो अमीर जो जमींदार टाइप के लोग होते थे उससे ज़मीन उधार लेते थे। उधार बोलते थे उसे पट्टे पे, कि पट्टे पे ज़मीन लिया और उस पर खेती किया। इसके बदले में जैसे हम लोग अभी दुकान उधार लेते हैं ना किसी का, और वहाँ पे अपना दुकान खोलते हैं और उसमें जो भी मतलब बिक्री वगैरह जो भी करना होता है हम लोग करते हैं, बदले में हमें मकान मालिक को क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। उसी तरीके से ज़मीन पट्टे पे लेने के बदले हमें क्या करना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था उन किसानों को। इसको कहते थे पट्टेदारी व्यवस्था। तो ये किसान जो थे वो ये चाहते थे कि पट्टेदारी व्यवस्था क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ये जो ज़मीन है वो क्या हो जाए, हमारा खुद का हो जाए। या तो जो हम पट्टे पे ज़मीन लेते हैं उसका थोड़ा सा किराया या तो कह सकते हैं जो भाड़ा है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। तो ये किसान ये चाहते थे। लेकिन जब गांधी जी ने 1931 ईस्वी में बिना कर घटाए आंदोलन को वापस ले लिया, तब इन किसानों को बड़ा दुख हुआ। इनको लगा कि हम तो भाई ऐसे ही बेवकूफ़ बन गए। जब फिर से गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आंदोलन स्टार्ट किया, तब इन किसानों ने उस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो ये था इन किसानों का। अब हम लोग बात करते हैं व्यवसायी वर्ग का, कि जो व्यापारी लोग थे वो क्या थे। तो व्यापारी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था इसमें। वजह साफ था, ये लोग चाहते थे कि अंग्रेजी सामान बाहर से ना आए, क्योंकि वो सामान थोड़ा सा सस्ता होता है, लोग उसी को खरीदते हैं, इसलिए हमारी कमाई थोड़ी सी कम गई है। इन लोगों का ये था कि भाई बाहर से माल नहीं आना चाहिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपके आंदोलन का। ये लोग पैसा भी देते थे आंदोलनकारियों को, क्योंकि इनके पास पैसा था। लेकिन जब ये आंदोलन लंबा खींचने लगा और इनका नुकसान थोड़ा ज़्यादा होने लगा, तब इन्होंने भी आंदोलन को सपोर्ट करना धीरे धीरे बंद कर दिया। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं श्रमिक वर्ग का। श्रमिक वर्ग यानी कि मजदूर। तो मजदूरों ने इस आंदोलन में कोई खास रुचि नहीं दिखाया था। सिर्फ एक जगह से ऐसा कोई खबर आया था नागपुर से कि मजदूरों ने इस आंदोलन में भाग लिया है, बाकी और कहीं से कोई बड़ा आंदोलन होने का खबर नहीं आया था। मजदूर क्यों नहीं भाग ले रहे थे भाई? क्योंकि इसमें व्यापारी वर्ग कांग्रेस के साथ था, और व्यापारी वर्ग जो था वो मजदूरों का शोषण करता था, मजदूरों को कम मजदूरी देता था। तो जो मजदूर व्यापारी से लड़ रहा है उसके साथ होकर के वो अंग्रेजों से कैसे लड़ता है ना, ये था। समझ रहे होंगे आप लोग बात, कि मजदूरों को दिक्कत थी व्यापारियों से, और व्यापारी जो था वो कांग्रेस के साथ था। तो मजदूर कांग्रेस से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा था। जैसे जैसे व्यापारी नज़दीक हो रहा था, मजदूर धीरे धीरे दूर हो रहा था। बात करते हैं औरतों का। औरतों ने इस आंदोलन में क्या रोल निभाया था? तो पहली बार औरतों ने बढ़ चढ़ करके किसी आंदोलन में भाग लिया था। बात करें शहरों का, तो शहर की जो रईस औरतें थी वो आंदोलन में भाग ले रही थी, और गांव की जो ऊंची जात की जो औरत थी ना वो आंदोलन में भाग ले रही थी। इन्होंने मतलब ये मान लिया था, अपना कर्तव्य मान लिया था कि इस आंदोलन में भाग लेना है। ये भी खूब नमक कानून तोड़ती थी, नमक बनाती थी। तो मतलब कि बढ़ चढ़ करके औरतों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, और पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी आंदोलन में औरतों का इतना ज़्यादा योगदान था। अब बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमा थी, कहाँ जा कर के ये आंदोलन फेल हो रहा था। तो सबसे पहला जो सीमा था वो जाके ख़त्म हो रहा था अछूतों पे। अछूत एक ऐसा समाज था, भारत में कुछ भी होता रहे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लोग इन्हें टच तक नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करने से लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था, ऐसे कुछ लोगों का मानना था। तो इन अछूतों को देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसको तो अंग्रेज भी उतना नहीं सताते थे जितना भारतीय सताते थे। तो ये क्यों चाहे भाई कि अंग्रेज यहाँ से चला जाए, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके लिए कोई मतलब नहीं रखता था इन अछूतों के लिए। गांधी जी भी या तो कह सकते हैं कांग्रेस भी इन अछूतों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। क्यों भाई? वजह साफ था कि अगर कांग्रेस इन अछूतों पे ध्यान देना स्टार्ट कर देगा तो जो बड़ी जाति के लोग जो कांग्रेस में नेता बने बैठे हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस से दूर हो जाएंगे। इसीलिए अछूतों पे वो लोग ध्यान नहीं देते थे। तो अछूतों पे आ करके ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो समाप्त हो जा रहा था। गांधी जी को जब ये बात समझ में आया तो उन्होंने कहा कि अछूतों के खिलाफ ये जो भेदभाव है वो बंद होना चाहिए, और उनसे मतलब हम लोग जो टच नहीं करते हैं, उन्हें किसी समारोह में या तो कुएँ पे तालाब पे समान अधिकार नहीं देते हैं। कोई अछूत जाके किसी कुएं से पानी नहीं ले सकता था,
ऐसा था। तो गांधी जी ने इन सब के विरुद्ध आवाज़ उठाया, आंदोलन चलाया, अछूतों के मांगों को सामने रखा। उन्होंने कहा जो बड़े जाति के लोग हैं ना, जो खुद को बड़े जाति का समझते हैं, वो थोड़ा दिल बड़ा करें। इतना छोटा दिल से हमारा देश आज़ाद नहीं होगा। अगर आप अछूतों को साथ नहीं मिलाओगे ना, तो आज से 100 साल भी अगर लड़ते रहोगे, देश आज़ाद नहीं होगा। ये गांधी जी ने कहा था। और इन अछूतों को ये एहसास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, गांधी जी खुद भी टॉयलेट साफ़ करने लगे थे, ताकि इनको ये न लगे कि भाई हमारे लिए गांधी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं। तो गांधी जी ने ये भी काम किया था इनको अपने साथ मिलाने के लिए। फिर भी ये बहुत अच्छे से इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। दूसरा बात करते हैं मुस्लिमों का। मुस्लिम भी इस आंदोलन में उतना बढ़ चढ़ कर के हिस्सा नहीं ले रहा था जितना कि लेना चाहिए था। वजह साफ था, कांग्रेस जो था वो धीरे धीरे हिंदू महासभा जैसे जो मतलब सभा बने हुए थे उनके तरफ झुकती चली जा रही थी। और जब भी कोई राजनीतिक पार्टी किसी एक धर्म की तरफ झुकना स्टार्ट कर दे तो दूसरे धर्म के लोग उससे क्या होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था कुछ। लेकिन ऐसा नहीं था कि कांग्रेसियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। कांग्रेस के लोगों ने हिंदू मुस्लिम को एक करने का एक बार फिर से प्रयास किया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मुद्दे पर सहमत होने को थे। दोनों के बीच में एक हस्ताक्षर होने को था कि हम लोग दोनों मिल करके आंदोलन स्टार्ट करेंगे, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है। कि तभी हिंदू महासभा के जो उस ज़माने के अध्यक्ष थे उनका एक बयान आया जो कि खुले रूप से ये था कि मुसलमानों के ये था कि तुम लोग लड़ो हमारे साथ या ना लड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से ऐसा एक बयान आया जिसके वजह से फिर ये वाला जो था ना कि मतलब जो दोनों के बीच में समझौता होने को था वो ख़त्म हो गया। तो मुस्लिम भी थोड़े से कटे कटे से थे इस आंदोलन से। इसके अलावा जो ये थे अछूत वर्ग थे वो तो कटे कटे को थे ही। अछूतों के लिए गांधी जी ने काफ़ी काम किया। अछूतों का उन्होंने एक नया नाम दिया, हरिजन नाम दिया, यानी कि ईश्वर की संतान। गांधी जी के द्वारा दिया गया नाम है ये, तभी से अछूतों को हरिजन कहा जाने लगा। अब बात करते हैं, ये चीज़ था कि मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा क्या थी और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि अगर देशवासी ही इकट्ठा ना रहे, एक साथ नहीं रहे, तो देश जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। या तो ये कह सकते हो कि देश जो है वो अंग्रेज़ों से आज़ाद नहीं हो पाएगा। तो लोगों को ये बात धीरे धीरे एहसास होने लगा था। तो इसीलिए वो लोग ये चाह रहे थे कि सामूहिक अपनेपन का भाव बढ़े। इसके लिए लोगों ने तरह तरह से प्रयोग किए। सामूहिक अपनेपन का भाव बढ़ाने के लिए लोगों ने इतिहास का, साहित्य का, गीत का, संगीत का सहारा लिया। गीत संगीत के सहारा से क्या मतलब है भाई? तो अगर कहीं पे गीत बजता है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी धर्म का हो, सबका खून जो होता है ना वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों का सहारा लिया गया ताकि आपस में सामूहिक एकता का भाव बढ़े। सामूहिक एकता के भाव को बढ़ाने के लिए चित्र का भी सहारा लिया गया। 1870 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक भारत माता का फ़ोटो बनाया। भारत माता, तभी से हम लोग जैसे भारत पिता क्यों नहीं बोलते, माता क्यों बोलते हैं? तो किसी ने स्टार्टिंग में ही भारत को माता का रूप दे दिया था। सबसे पहले उन्होंने ही दिया था भारत को माता का रूप, एक चित्र के जरिए उन्होंने प्रस्तुत किया था और उनकी स्तुति के लिए वंदे मातरम नाम का गीत लिखा था। तो इस तरीके से आपस में सामूहिक एकता का भाव बढ़ाने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा आपसी एकता बढ़ाने के लिए झंडा बनाया गया जिनका सम्मान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब करते थे। सबसे पहले ये काम बंगाल में किया गया था। बंगाल में एक तिरंगा झंडा बनाया गया था। तिरंगा किसे कहते हैं? जिस भी झंडे में 3 कलर हो उसे तिरंगा कहते हैं। तो सबसे पहले बंगाल में ये बनाया गया था जिसमें हरा रंग था, पीला रंग था और लाल रंग था। इसमें 8 कमल के फूल बने हुए थे। कमल का फूल बीजेपी के लिए नहीं बना हुआ था या हाथ पंजा कांग्रेस के लिए नहीं। कमल का फूल इसलिए बना हुआ था क्योंकि उस ज़माने में भारत में टोटल 8 प्रांत थे, तो 8 प्रांत को दिखाने के लिए 8 कमल का फूल बना हुआ था। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए आधा चांद भी बना हुआ था इस फोटो में, या तो कह सकते हैं कि इस तिरंगे में। इस तिरंगे का प्रयोग स्वदेशी आंदोलन जितना भी हो रहा था बंगाल में उसमें जम करके किया जा रहा था। इसके अलावा वंदे मातरम का जो ये था स्तुति था वो भी किया जाता था लोगों के जरिए, जो लोग आंदोलन में भाग लेते थे। गांधी जी ने भी एक झंडे का निर्माण किया था जिस झंडे में सफ़ेद, हरा और लाल रंग था। 3 रंग यहाँ भी था और इस झंडे के बीच में एक चरखा का निशान बना हुआ था। ये चरखा ये बताता था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक था गांधी जी का चरखा। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। एनसीईआरटी में यहीं तक पढ़ना है। अगर आप कोई और बोर्ड से हैं जहाँ पे एनसीईआरटी का किताब फॉलो नहीं होता है तो हो सकता है कि 1-2 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना मिल जाए, लेकिन एग्ज़ाम में यहीं से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपको ज्ञान बढ़ाना है तो 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा है, उसे आप ज़रूर पढ़ लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें वो भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए सार क्लास के साथ और आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।